Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to see about food web. ठीक है, हम हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं आवर एनवायरनमेंट, ये उसका सेकेंड पार्ट है और आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon. Okay, and thank you so much guys. Once again I have reached 200 plus subscribers and it's all because of you and your love. So keep supporting, keep loving, do share and subscribe to my channel and share to as many friends of yours. Okay, so let's get started. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फूड वेब. लास्ट क्लास के अंदर हमने फूड चेन को डिस्कस किया था. फूड वेब क्या है? तो इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स ऑफ फूड चेन. जब बहुत सारी फूड चेन साथ में होती है तो हम उसे बोलते हैं फूड वेब. नेचर के अंदर एक्चुअली में फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है बट हम हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए पढ़ते हैं फूड चेन. ठीक है, क्योंकि कभी भी नेचर में ऐसा नहीं होगा ना कि एक सिंगल ही फूड चेन चल रही है, बहुत सारी पैरेलल फूड चेन्स चलती है जिसे हम फूड वेब बोलते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाया है फूड वेब का, जहाँ पे आप देख सकते हो दिस आर द प्रोड्यूसर्स. ठीक है, प्रोड्यूसर में कुछ भी हो सकता है, ग्रास, ट्री, फॉरेस्ट, कुछ भी प्रोड्यूसर है. अब देखो प्रोड्यूसर के ऊपर कितने सारे डिपेंडेंट है, ग्रास हॉपर, इंसेक्ट, डियर, एलिफेंट, जिराफ, रैबिट. ठीक है, ये सब किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर पे. तो ये सारे क्या है? कंज्यूमर्स है. अब इनको खाने वाले, जैसे आप ये देखो कि जो ग्रास है या प्लांट है उसको इंसेक्ट भी खा रहा है, उसको ग्रास हॉपर भी खा रहा है, उसको हो सकता है कोई वॉर्म्स भी खा रहे हो. जबकि हम फूड चेन पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि हाँ ग्रास, फ्रॉग. ठीक है, बट यहाँ पे हम और भी एक्सपेक्ट्स देखते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म पे कितने सारे डिपेंड कर सकते हैं. ठीक है, अब ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है. अब फ्रॉग सिर्फ ग्रास हॉपर को थोड़ी ना खाता है, फ्रॉग इंसेक्ट को भी खाएगा, फ्रॉग और भी चीज़ें खाता है. ठीक है, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक. अब स्नेक चूहा भी खाता है, फ्रॉग भी खाता है. ठीक है, अब यहाँ पे डियर को खा रहा है लायन, ये स्कैवेंजर पे आ गया. रैबिट को खा रहा है ह्यूमन, अगेन स्कैवेंजर. ठीक है, तो ये जो पूरा इंटरकनेक्शन, पूरा नेटवर्क है, इसे हम बोलते हैं फूड वेब. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब. तो फूड चेन जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है. यहाँ पे पूरा नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनिज्म है. फूड चेन सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड वेब का. अगर मुझे कोई फूड वेब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और मुझे उसे स्टडी करना है तो मैं सिंगल उसमें से फूड चेन्स अलग करके उसे स्टडी करूँगी. बट फूड चेन इज़ अ पार्ट ऑफ फूड वेब. फूड वेब बहुत बड़ा है जिसका पार्ट है फूड चेन. अब अगर मैं एक सिंगल फूड चेन पढ़ रही हूँ, ठीक है, कि वही वाली ले लो, ग्रास हॉपर, स्नेक वाली, तो क्या मुझे उससे आइडिया आएगा कि इस फॉरेस्ट में और कौन सी स्पीशीज़ है, कौन एंडेंजर्ड है, कौन वल्नरेबल है? नहीं आइडिया आएगा. बट इफ़ आई एम लुकिंग एट अ कंप्लीट पिक्चर ऑन अ वाइडर सिनेरियो तो मुझे आइडिया आएगा कि इसमें से कौन एंडेंजर्ड हो सकता है. ठीक है, जैसे कि मैंने देखा फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ्रॉग के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है. फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है. ठीक है, फ्रॉग को कोई दूसरा छोटा कार्निवोर भी खा रहा है. तो मैंने देखा कि 3-4 तरह के ऑर्गेनिज्म फ्रॉग पे डिपेंडेंट है फूड वेब के अंदर. तो मुझे लगेगा हाँ फ्रॉग एंडेंजर्ड हो सकता है. ठीक है, तो फूड वेब आपको एक वाइडर सिनेरियो देता है. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट 10% एनर्जी लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए. आप स्कूल में भी अगर कोई टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी 10% एनर्जी लॉ पूछा जाता है. ओके, 10% एनर्जी लॉ वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट जिनका नाम था लिंडमैन. ठीक है, इन्होंने दिया था 10% एनर्जी लॉ. दिस इज़ बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ठीक है, और 10% एनर्जी लॉ हमें ये बताता है कि जब भी कोई फूड चेन या फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उस ऑर्गेनिज्म की उसे सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है. बाकी की 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है. हीट लॉस कहीं पे यूज़ हो जाएगी, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. सनलाइट को यूज़ करके प्लांट्स बना रहे खाना.
मान लेते हैं प्लांट्स को मिली 1000 किलो जूल एनर्जी उस खाने से। अब प्लांट्स को कौन खा रहा है? डियर। तो ये जो 1000 किलो जूल एनर्जी है, इसमें से डियर को इसकी सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी। तो मैं 1000 किलो जूल का अगर 10% निकालती हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा? 100 किलो जूल। ठीक है, अब आपको ये टेक्निक सीख जानी है, बार बार हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 10% यानी एक ज़ीरो हटा देंगे। ठीक है, तो डियर को मिली 100 किलो जूल। डियर को खा रहा है लायन, लायन को मिलेगी 10 किलो जूल। लायन के ऊपर कौन है? स्कैवेंजर है, तो स्कैवेंजर को मिलेगी सिर्फ 1 किलो जूल। तो यहाँ हर जगह बाकी की 90% एनर्जी लॉस हो रही है। अब प्लांट ने 1000 किलो जूल एनर्जी बनाई, बट प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, प्लांट के अंदर चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही है, रिएक्शंस हो रही है, तो उन सब के अंदर वो जो एनर्जी है वो यूज़ हो जाएगी, और स्टोर वो कितनी करेगा? सिर्फ 10%, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। सेम विद डियर। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं 10% एनर्जी लॉ, कि हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट में से प्लांट्स को 10% एनर्जी मिलती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, प्लांट्स सिर्फ 1% एनर्जी ले पाते हैं सनलाइट की। कितनी ले पाते हैं? ओनली 1%। बाकी हर जगह कितनी एनर्जी जा रही है? 10% एनर्जी जा रही है। अब ये टॉपिक मैंने आपको बताया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए बोल देंगे, ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेंगे, जैसे बताएंगे कि एक फूड चेन है, उसमें प्लांट के पास 100 जूल्स एनर्जी है, तो बताओ लायन के पास कितनी होगी। तो आपको कैलकुलेट करना है कि प्लांट को डियर खाएगा, तो बीच में डियर के पास 10 जूल्स गई, तो लायन के पास आएगी 1 जूल। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, बस आपको ये लॉ पता होना चाहिए कि 10% एनर्जी लॉ क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है वो ये है कि क्यों एक फूड चेन के अंदर 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। आप ऑब्जर्व करना, आप कोई भी फूड चेन देखोगे तो उसमें ट्रॉफिक लेवल 4-5 से ज़्यादा नहीं होते, 1 2 3 4। उसका रीज़न ये है, अच्छे से सुनना, ये एग्ज़ाम में पूछेंगे ही आपको। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि जो जितने ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल्स है उसमें एनर्जी कम होती जाती है। तो 6-7 ट्रॉफिक लेवल के बाद बहुत ही नेग्लिजिबल एनर्जी बचती है, तो वो ऑर्गेनिज्म उस फूड चेन का पार्ट नहीं रहता, वो कहीं दूसरी फूड चेन में जाके अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लायन को 10 किलो जूल्स मिल रही है, स्कैवेंजर को 1 किलो जूल मिल रही है। अब अगर स्कैवेंजर के बाद भी कोई होता है तो उसको कितनी मिलती? 0.1 किलो जूल, जो उसके लिए बहुत ही कम है। तो वो क्यों इस फूड चेन का पार्ट बनेगा? इट विल गो समवेयर एंड जॉइन सम अदर फूड चेन। ओके, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे कि कोई भी फूड चेन के अंदर क्यों ट्रॉफिक लेवल 5-6 से ज़्यादा नहीं होते, तो आप ये बताओगे कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स है वहाँ पे एनर्जी कम होती जाती है और एकदम ना के बराबर एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब आपको मैं समझाती हूँ कि मैंने वो जो पिरामिड बनाया था उसमें हमने इस तरह से क्यों पिरामिड बनाया था, हमने क्यों नीचे प्रोड्यूसर लिखा था, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे है? प्रोड्यूसर, फिर उसकी 10% है प्राइमरी कंज्यूमर, उसकी 10% है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, उसकी 10% है टर्शियरी कंज्यूमर, और उसकी सबसे कम यहाँ पे है। तो ये आप देख सकते हो, तो ये पिरामिड मैंने 10% एनर्जी लॉ के बेसिस पे बनाया था। ठीक है, ओके, सो नाउ हियर वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। सेकेंड पार्ट है ह्यूमन किस तरह से इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, ह्यूमन किस तरह से एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा? पूरा एनवायरनमेंट की स्टडी की हमने, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब सब देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारी एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो वी हैव क्लासिफाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स, that how do our activities affect environment. First, activity of our waste disposal. Second is our activity of ozone depletion. Okay, so let me first explain you about waste disposal. Waste disposal शुरू करने से पहले ये आप सबको पता होना चाहिए, there are 2 types of waste, biodegradable waste and non biodegradable waste.
दो तरह के वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, जो डिकम्पोज नहीं होगा, जो ब्रेक डाउन नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक है जो बहुत बड़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मेटल है। ठीक है, तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो वेस्ट डिस्पोजल का मतलब ये है कि हमारे जो तरीके हैं वेस्ट डिस्पोजल से, उससे हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। जैसे हमारा एक वेस्ट डिस्पोजल मेथड है लैंडफिल्स। क्या मेथड है, लैंडफिल्स। लैंडफिल्स का मतलब होता है कि हम एक सिटी के बाहर एक बड़ा सा लैंड होता है जिसमें सारा कूड़ा जमा किया जाता है, शायद आपने देखा भी हो कहीं पे। ठीक है, वहाँ पे सारा कूड़ा जमा होता जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो लैंड पूरी इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, फिर स्मेल, वहाँ पे पॉल्यूशन, वहाँ पे बीमारियाँ फैलती है। तो ये है लैंडफिल। ठीक है, बट चलो ठीक है, ये कोई एयर पॉल्यूशन या ऐसा नहीं कर रही है, तो ये कंपैरेटिवली सेफ है। ठीक है, दूसरी हमारी मेथड है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मेथड हम यूज़ करते हैं जनरली मेडिकल वेस्ट के लिए। क्या होता है, कोई भी मेडिकल वेस्ट जैसे सिरिंज है, यूज्ड कॉटन है, ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हार्मफुल है अगर किसी के कांटेक्ट में आई तो एक मशीन होता है जिसे हम बोलते हैं इंसिनरेटर। ठीक है, ये मशीन क्या करता है, इसके अंदर हम जब वो वेस्ट डाल देते हैं तो इसका 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जब हम इसको ऑन करते हैं तुरंत से ये जो वेस्ट है उसको ये एशेस में कन्वर्ट कर देता है, बिना कोई पॉल्यूशन के, बिना कोई धुएं के। तो ये मेथड हम मेडिकल वेस्ट के लिए जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आएगा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। हम वो जो वेस्ट है उससे हम लोग क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज़र, मैन्योर, ये सब बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सेफ़ तरीका है। बट इसके अलावा बहुत से वेस्ट ऐसे हैं, जैसे कुछ केमिकल वेस्ट है तो उसको हम कहाँ पे, वाटर में डिस्पोज कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। बहुत से वेस्ट है जिनको जला दिया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिए कैसे अलग अलग टाइप के वेस्ट अफेक्ट करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ कैसे अफेक्ट करती है। इतना सारा हम सीवेज प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सारा कहाँ जाता है, रिवर में जाता है, वाटर में जाता है। आपका जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें और डिटेल में आप ये सारा देखोगे कि कैसे हमारी एक्टिविटी से अफेक्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल में डिफरेंस बताऊँगी अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Difference between biodegradable and non-biodegradable waste is most important question which is generally asked in exam। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, क्लास 10 में हो, क्लास 6 में हो, 7, 8, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से एक टेबुलर फॉर्म में इसका डिफरेंस देख लेंगे। आप इसके नोट्स बना लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट द थिंग इज़ यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स दैट आई डिस्कस ओवर हियर। ओके, सो लेट अस सी। Biodegradable waste can be broken down into non-poisonous substances by microbes। ठीक है, यानी ये कोई हार्म नहीं करने वाला है, ये एकदम नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट हो सकता है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते कोई भी हार्मलेस सब्सटेंस के अंदर। जैसे जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज़मीन के अंदर रहता है तो टाइम के साथ साथ वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता जाता है और धीरे 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 वो एकदम लीस्ट हार्मफुल वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बट आप इसको कितना भी टाइम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को रखो सॉइल के अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, स्टिल इट विल बी हार्मफुल। ओके, दिस डू नॉट पोल्यूट अवर इन्वायरमेंट। इससे आपको कोई इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये सॉइल पोल्यूशन करेगा। अगर उस सॉइल में कोई ट्रीज़ ग्रो हो रहे हैं तो वो ट्रीज़
का जो फ्रूट है या जो भी है वो टॉक्सिक हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। एंड ऐसे केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं कि जहाँ पे सॉइल के अंदर पोल्यूशन था, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट थे, वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो होते थे दे ऑल्सो बिकेम टॉक्सिक। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली अगर ये एक्यूमुलेट हो रहा है सॉइल के अंदर या कहीं पे भी, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। नाउ दिस आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जो बायोलॉजिकल वेस्ट है उसमें सारी नेचुरल चीज़ों से वो वेस्ट बना हुआ है और इसीलिए वो हार्मफुल नहीं है। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो बनता है सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स से, आर्टिफिशियल केमिकल्स से बना होता है। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल को आप रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसे डंप नहीं करना है सॉइल में तो आप क्या कर सकते हो, उसे रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। यहाँ पे पेपर, काउ डंग, वुड, एनिमल डंग, ये सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स आएंगे, प्लास्टिक बैग, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे। ओके, चलो आगे मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। आजकल आप लोगों ने देखा होगा वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो डस्टबिन्स होते हैं वो भी हम अलग अलग कलर से बनाते हैं। जैसे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए एक अलग डस्टबिन होता है जिसे हम वेट वेस्ट बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के लिए अलग डस्टबिन होता है जिसे हम ड्राई वेस्ट बोलते हैं। ठीक, इसमें कलर्स भी अलग किया जाता है। ग्रीन कलर बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है, ब्लू कलर नॉन बायोडिग्रेडेबल, रेड कलर है तो वो कोई मेडिकल वेस्ट के लिए होता है। तो ये सारे हमने तरीके अपनाए हैं वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जिससे हम वेस्ट को सेपरेट करें तो उसे उस तरह से हम ट्रीट करें जिससे कि वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना कर सके। ठीक है, तो ये हमने देखा दो इम्पॉर्टेंट वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, हमने उनकी इम्पैक्ट देखी इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, अब अवर इन्वायरमेंट चैप्टर के अंदर हम आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन से क्या मतलब है आपका। ठीक है, अब सबसे पहले ओजोन डिप्लीशन शुरू करने से पहले आपको पता होने चाहिए कुछ टर्म्स, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस क्या है। पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाता था। वहाँ पे इतनी ठंड थी कि प्लांट्स वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लास हाउस बनाया इस तरह से, और इन्होंने ऐसे ग्लासेस यूज़ किए जहाँ पे एक बार सनलाइट या हीट एनर्जी जाने के बाद वो अंदर ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, वो एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती। तो ऐसे हाउस के अंदर इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो होने लगे क्योंकि वहाँ से हीट एनर्जी बाहर नहीं निकल रही थी। इस पे से नाम दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनको बोला था इन्होंने ग्रीन हाउस, और उस पे से आज हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक ग्रीन हाउस की तरह काम कर रहा है। अर्थ की जो सरफेस है इट इज़ एक्टिंग एज ग्रीन हाउस। जितनी भी सोलर रेडिएशन अर्थ पे आती है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि सोलर रेडिएशंस आती है, दूसरे प्लैनेट्स पे क्या होता है, सोलर रेडिएशंस आती है दिन में, रात में सारी हीट निकल जाती है। तो आप देखते हो दूसरे प्लैनेट्स के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है, दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा। अब हमारे में क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर थोड़ी बहुत हीट को ट्रैप कर लेता है जिससे कि रात में भी हमारे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा स्टेबल रहता है। बट अभी क्या हो रहा है, हमारे इतने सारे एयर पोल्यूटेंट्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, मीथेन है, ठीक है, ये सारे गैसेस प्रेजेंट है जो एक्स्ट्रा हीट को ट्रैप कर रहे हैं, अर्थ के बाहर हीट को नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अर्थ डे बाय डे गर्म होता जा रहा है और अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, अब ओजोन होल क्या है, तो ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, ठीक है, यहाँ पे एक गैस प्रेजेंट है O3,
ओजोन का मतलब क्या होता है O3। और ये O3 यानी ओजोन का काम ये है कि जो बहुत हार्मफुल सोलर रेडिएशंस है जिसमें यूवी लाइट भी है, तो ये ओजोन क्या करता है, यूवी लाइट को नीचे नहीं जाने देता। यूवी लाइट जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, तो ओजोन क्या करता है, उसको नीचे नहीं जाने देता। अब हम लोग इतने सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज़ कर रहे हैं एयर के अंदर, जो पोल्यूटेंट्स ऊपर जाके क्या कर रहे हैं, जो O3 मॉलिक्यूल है इसको ब्रेक कर देते हैं, जिस चीज़ को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। क्या कर रहे हैं, O3 के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। इसको हम बोलते हैं ओजोन होल। तो जहाँ जहाँ पे ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया है, वहाँ से डायरेक्ट यूवी रेडिएशंस आ जाते हैं अर्थ के अंदर, और उसकी वजह से हमें आज बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रही है। पहले हम देखते हैं कि O3 यानी कि ओजोन फॉर्म कैसे होता है। ऑक्सीजन प्लस सिंगल ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन इट फॉर्म्स O3 यानी कि ओजोन। ठीक है, ये हमने देखा इसका फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। O3 और यहाँ पे कोई भी क्लोराइड ले लो, ठीक है, जैसे कि क्लोराइड, हेलोजन जितने भी है यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, ये कोई भी फॉर्म में है। जब सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्या करते हैं कि इसके अंदर क्लोरीन जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये O3 को तोड़ देता है O2 + O में। ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है। ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और इनके साथ ये कंबाइन हो जाते हैं, जैसे इसने बना दिया ClO2। तो ये जो हेलोजन मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये कंपाउंड्स बना देगा। ओजोन होल को मेजर करते हैं जिसकी यूनिट है डॉप्सन, DB। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा ओजोन होल आपको देखते हो तो दैट इज़ ऑन अंटार्कटिका। सबसे पहले डिस्कवर भी वहाँ पे हुआ था। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अंटार्कटिका में तो कोई ह्यूमन पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्यों ओजोन होल है। नाउ एज आई टोल्ड यू दिस आर ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कोई एक कंट्री पोल्यूट करेगी तो उसी में ओजोन होल होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये एयर पॉल्यूटेंट्स है ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। अंटार्कटिका में ही क्यों गए, क्योंकि जो ब्रेकडाउन का रिएक्शन है O3 का वो बहुत फास्ट होता है लो टेम्परेचर में। तो ये सारे गैसेस धीरे 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 वहाँ पे पोल्स की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। विंटर्स में जब टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाते हैं तो O3 का ब्रेकडाउन हो जाता है बहुत लार्ज अमाउंट में और बन जाते हैं ओजोन होल्स। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे नहीं बनेंगे, वहाँ पे भी होंगे, बट इनकी कंपैरिजन में कम होंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हमने देखा ओजोन डिप्लीट कैसे हो रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ कैसे अर्थ को अफेक्ट कर रही है। शायद लॉकडाउन में आपको बहुत बड़ा लेसन मिला होगा, आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, ठीक है। तो वी हैव टू ट्राई कि हम ऐसे ही हमारा इन्वायरमेंट क्लीन प्योर मेंटेन करके रखें और नेचर के साथ हम चले, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने इसको बहुत ही सिंपल बनाया है जिससे आपको समझ में आ सके, और बहुत ही आसान चैप्टर है ये। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको कराने वाली हूँ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।